हम महिला एवं बाल अधिकार और अपराध पोर्शन के अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं और इस पोर्शन में हम देखेंगे 5 छोटे छोटे टॉपिक्स, जिसमें से टॉपिक्स के नाम हैं एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसी के साथ आईपीसी इंडियन पीनल कोड, बीएनएस जो कि आईपीसी बीएनएस बन चुका है भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आईपीसी सीआरपीसी में क्या अंतर है ये भी जानेंगे इस क्लास में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमने महिला एवं बाल अपराध पोर्शन के 350 से ज्यादा प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं एप्लीकेशन पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके देख सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसी के साथ साथ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और 4th ग्रेड दोनों के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च्ड है ऑलरेडी, और आप एप्लीकेशन पे जाके इसको अवेल कर सकते हैं। फोन नंबर लिखे हुए हैं, लेटेस्ट है, और क्या स्तर है मॉडल पेपर का, एक मॉडल पेपर आपके लिए फ्री कर रखा है ताकि आप देखें वहां पे जाके। इसी के साथ ही साथ कंप्लीट मैथ्स के लिए भी वहां पे कोर्सेज अवेलेबल हैं, मिश्रा सर, ठीक है, 199। तो आप देख सकते हैं कि उनके पढ़ाने का स्तर क्या है। और ये जो कोर्स है ये 1 फॉर ऑल है, यानी स्टेट की कोई भी वैकेंसी आ रही है उसमें मैथमेटिक्स है, तो ये अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है। आपने ये कर लिया है कोर्स कंप्लीट, तो फिर आप मॉडल टेस्ट पेपर में आ जाइए, टेस्ट सीरीज में आ जाइए। यहाँ पे टॉपिक वाइज आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी। 12 गणित की टेस्ट, 12 जो है वो टॉपिक्स हैं, और हर टॉपिक में एक से ज्यादा टेस्ट सीरीज है, मल्टीपल टेस्ट सीरीज है। तो आप जाके वहां पता कर सकते हैं, देख सकते हैं, विद एक्सप्लेनेशन है। जीके की भी टेस्ट सीरीज है वहां पे, ठीक है, 51 टेस्ट है इसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और इसमें आपके पीवाईक्यूज भी हैं, विद एक्सप्लेनेशन है, और जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार का देखो मैथ्स का रहेगा, जैसे मैथ्स संख्या पद्धति आपने देखी प्रैक्टिस के लिए, तो यहाँ पे एक से ज्यादा आपके क्या है टेस्ट सीरीज है, 3 टेस्ट सीरीज है इसमें, ठीक है। तो हर बार आपको लगभग 20-30 क्वेश्चंस हर टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, तो लगभग 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस होने वाले हैं। टोटल 12 टॉपिक्स हैं। राजस्थान जीके में ये स्थिति रहने वाली है, जैसे ही ऊपर टाइमर चलेगा, जैसे ही आपने कोई क्वेश्चन किया और उस क्वेश्चन को सबमिट किया आपने लास्ट में, तो सबका आंसर आपको मिलने वाला है, ठीक है। और राजस्थान में आपकी क्या रैंकिंग है वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर की क्विज टेस्ट भी है, कंप्यूटर का भी 12, सब कोर्सेज की 12 महीने वैलिडिटी है। आप हर एग्जाम में ये काम आता है, कंप्यूटर चाहे जीके और चाहे आपका मैथमेटिक्स, ठीक है। मिक्स टेस्ट भी है और चैप्टर वाइज टेस्ट भी है, ठीक। एप्लीकेशन है हमारा दीक्षांत एकेडमी, इस प्रकार का दिखता है प्ले स्टोर पे, और हमारा टेलीग्राम चैनल, पीडीएफ के लिए, लेटेस्ट अपडेटेड क्लासेज के लिए आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं एनसीआरबी की, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। तो सबसे पहला यही सवाल आ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1986 में, इस बात का ध्यान रखना। 1986 में, जनवरी 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, कहेंगे नई दिल्ली। मुख्यालय इसका कहाँ है, नई दिल्ली। अच्छा, ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, गृह मंत्रालय के, ठीक है। दोबारा से देखो, स्थापना कब हुई थी, जनवरी 1986, मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली, किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय। अच्छा, ये किसकी अनुशंसा पे ये जो गठित हुआ, ये एनसीआरबी का जब गठन हुआ तो ये किसकी अनुशंसा पे हुआ, यानी किसने बताया कि हाँ होना चाहिए एनसीआरबी। कोई कमेटी होती है ना, उसको अनुशंसा करती है। तो राष्ट्रीय पुलिस आयोग एक तो ये, और दूसरी गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक टास्क फोर्स थी, उन दोनों की अनुशंसा की गई कि हमारे देश में एक एनसीआरबी होना चाहिए। अभी एनसीआरबी क्या है वो आगे देखेंगे। तो एनसीआरबी 2 चीजों की अनुशंसा पे हुई थी, पहला गृह मंत्रालय का टास्क फोर्स और राष्ट्रीय पुलिस आयोग, इन दोनों की अनुशंसा पे हुआ था। कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं है ना। चलो, अब सबसे पहला सवाल, उससे अगला सवाल यह आता है कि इसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाई गई, क्या उद्देश्य था इसका। उद्देश्य कह लो या कार्य कह लो, सेम ही है। तो देश भर में जितने भी अपराध हो रहे हैं,
देश भर में जितने भी अपराध हो रहे हैं उन अपराधों का डेटा रखना, उन अपराधों का पूरा डेटा रखना, कलेक्ट करना, सारे जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सब से क्या करना, डेटा को कलेक्ट करना और उसका विश्लेषण करना। क्या करना? उसका विश्लेषण करना। इसी के साथ साथ उसका रख रखाव भी करना, यानी डेटा को कलेक्ट करना, उसको प्रोसेस करना और इसी के साथ साथ उसका प्रोसेस मतलब विश्लेषण करना और उसकी रख रखाव करना। ये काम है एनसीआरबी का। ठीक है। अच्छा, ये क्यों करती है? ये सब क्यों करती है? अपराध डाटा का कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड केयर टेकिंग क्यों करती है? इसका कारण ये है कि ये पुलिस को प्रशिक्षण देने में काम आता है। जो इंडिया की पुलिस है ना, नए नए क्राइम्स होते हैं, जैसे आपने देखा राजा रघुवंशी का केस हुआ था, है ना। तो ये जो मोडस ऑपरेंडी है, नए नए जो दिमाग में फितूर आते हैं लोगों के, तो यदि वो क्राइम का रिकॉर्ड सारा रहेगा तो पुलिस को बहुत आसानी से हम उसको ट्रेंड कर सकते हैं कि ऐसे भी केसेज होते हैं, इस तरह से भी मामला चलता है। तो पुलिस जो है आसानी से बहुत जल्दी कोई भी घटना का पता लगा सकती है। तो पुलिस को ट्रेंड करने में उस सारे की सारी, इसी के साथ साथ आगे पढ़ेंगे कि वो ये डाटा भी पब्लिश करती है। ये जो एनसीआरबी है ये डाटा भी पब्लिश करती है, 4 डाटा पब्लिश करती है, 4 डाटा पब्लिश करती है, 4 रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ठीक है, इंडिया में। तो वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल के लिए क्या है उद्देश्य इसका? डाटा को कलेक्ट करना, प्रोसेस करना और साथ ही साथ उसको रख रखाव करना और पुलिस को प्रशिक्षण देना। कोई नीति बन रही है, सरकार कोई नीति बना रही है, तो उस नीति में अपना डाटा को प्रस्तुत करके सरकार की हेल्प करना कि नहीं ऐसे करिए। ठीक है, नीति निर्माण में। उसके बाद फिंगरप्रिंट डेटा, जितने भी क्रिमिनल हैं जो जेल में बंद है ना, सबके फिंगरप्रिंट एनसीआरबी के पास है। जैसे कोई जेल जाता है तो सबसे पहले उसका फिंगरप्रिंट लेते हैं, 5 उंगलियों का। तो ये सारे के सारे जो आंकड़े हैं वो कहां इकट्ठे होंगे? एनसीआरबी में। ठीक है, आपने देखा होगा एज ए सिविलियन हम लोगों के लिए भी जैसे कोई सिम कार्ड लेने जाते हैं तो उसमें थंब इंप्रेशन लगता है, लेकिन एज ए क्रिमिनल की बात करूं, क्राइम की बात करूं, तो वहां पे 5 उंगलियां का फिंगरप्रिंट लिया जाता है। ठीक है। अच्छा, उसका नाम क्या है? उसका फिंगरप्रिंट डेटा का प्रबंधन करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, उसका रख रखाव करना और यही सब। तो इसमें जो संस्था काम करती है वो है NAFIS, नफीस, याद कर सकते हो, नफीस, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, नफीस। इसको हिंदी में बोल सकते हैं राष्ट्रीय स्वचालित, अपने आप चलती है फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली। यदि मान लीजिए वो क्रिमिनल बाहर निकल गया और उसने कोई दोबारा से अपराध किया तो जल्दी से पहचाना जाएगा अपने फिंगरप्रिंट की मदद से, क्योंकि सारा डेटा एनसीआरबी के पास है। और केंद्रीय फिंगरप्रिंट ब्यूरो, ये 2 ब्यूरो हैं। ठीक है, केंद्रीय फिंगरप्रिंट ब्यूरो ये अपना डाटा को रख रखाव करती है और नफीस जो है ये एक प्रकार का सिस्टम है, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगर आइडेंटिफाई सिस्टम। ठीक है। साइबर अपराध आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो साइबर अपराध के लिए भी क्या होगा? साइबर अपराध के लिए भी इन्होंने एक पोर्टल स्टार्ट किया हुआ है, साइबर क्राइम का, एनसीआरबी का ही काम बता रहा हूं मैं। ऑनलाइन पोर्टल कौन सा है? पोर्टल का नाम क्या है? ऑनलाइन साइबर अपराध रिपोर्टिंग। बहुत आसान है, साइबर अपराध कहां होता है? ऑनलाइन ही होता है। ऑनलाइन साइबर अपराध हो गया और रिपोर्ट करना, और कहां पे करना? पोर्टल पे, ऑनलाइन साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल। तो साइबर अपराध के लिए भी इन्होंने पोर्टल खोल रखा है। नफीस हो गया। ठीक है। इसके बाद एक और याद करो, CCTNS, सीसीटीवी नहीं, हमने याद किया हुआ सीसीटीवी, ये सीसीटीवी नहीं है, सीसीटीवी की जगह NS, CCTNS, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। जैसे मोबाइल हम चालू करते हैं तो हमें पता चल जाता है, सरकार को पता चल जाता है, पुलिस को पता चल जाता है कि ये जो मोबाइल है कहां ऑन हुआ है। तो ऐसे ही क्रिमिनल को ट्रैक करना, इसके लिए भी एनसीआरबी के पास एक अलग से सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं CCT, और V की जगह नहीं, CCTNS, क्राइम एंड क्रिमिनल, अपराध और अपराधी, अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। यानी उसको ट्रैक करना, उसको ट्रैक कर दिया, उसका फिंगरप्रिंट ले लिया, याद हो गया, नफीस। उद्देश्य क्या है? CCTNS का पूछ ले कोई उद्देश्य क्या है, तो देश भर के पुलिस स्टेशन को डिजिटल रूप से जोड़ना, क्योंकि ये नेटवर्क सिस्टम है।
तो आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, पूरे देश भर के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उसको डिजिटली रूप से जोड़ना। आजकल सारा काम क्या हो गया है, ऑनलाइन हो गया है। तो CCTNS काम करता है। ऐसे ही एक और है NDSO। हर प्रकार के अपराधी होते हैं ना, कुछ यौन अपराधी होते हैं जो आपके पॉक्सो में जो है पकड़े जाते हैं। तो ये जो यौन अपराधी होते हैं या जो सेक्सुअल ऑफेंडर होते हैं उनके लिए फिर क्या होता है, NDSO, नेशनल डेटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर, राष्ट्रीय यौन अपराधी डेटाबेस। तो यौन अपराधी जो होते हैं उनका भी डेटाबेस होता है। इसी तरीके से इसका एक काम और होता है FCIN, फेक इंडियन करेंसी नोट, FICN, नकली भारतीय मुद्रा। इसको भी पकड़ने का काम कौन करता है, NCRB करती है। दोबारा से देख लेते हैं, बहुत आसान है, इजी चलेंगे। NCRB की स्थापना कब हुई थी, जनवरी 1986 में। मुख्यालय कहां है, नई दिल्ली। किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, गृह मंत्रालय। किसकी अनुशंसा पे इसका गठन किया गया था, एक तो है राष्ट्रीय पुलिस आयोग, और साथ ही साथ गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक टास्क फोर्स थी, उसकी अनुशंसा किया गया। क्या क्या कार्य है इसका, तो सबसे पहला काम है कि जितने भी क्राइम होते हैं उनको कलेक्ट करना, उसके डाटा को कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, और साथ ही साथ उसका रख रखाव करना। ठीक है। फिंगरप्रिंट डाटा प्रबंधन के लिए नफीस है, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफाई सिस्टम, और इसी के साथ साथ केंद्रीय फिंगरप्रिंट ब्यूरो भी है। दो चीजें काम करती हैं। उसके बाद डिजिटल रूप से सारे देश भर के सारे पुलिस स्टेशन को जोड़ने के लिए कौन सा नेटवर्क काम करता है, CCTNS। बोलो मेरे साथ, CCTNS, क्राइम एंड क्रिमिनल CC ट्रैकिंग NS का मतलब क्या होगा, नेटवर्क सिस्टम। ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका, देश भर के पुलिस स्टेशन को डिजिटल रूप से जोड़ना। जो लैंगिक अपराधी हैं, है ना, उसके लिए क्या है, NDSO, नेशनल डेटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर। ठीक है। हिंदी में बोल सकते हैं राष्ट्रीय यौन अपराधी डाटाबेस। और इसी के साथ एक चीज और, उसका नाम है FCIN, फेक करेंसी इंडियन नोट। ठीक है, नकली भारतीय मुद्रा। तो ये भी काम करता है। और पुलिस को प्रशिक्षण देना, नीति निर्माण में हेल्प करना, ये तो है ही। एक लास्ट और है, जैसे राष्ट्रीय स्तर पे NCRB होता है, ऐसे ही राज्य स्तर पे SCRB होता है, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। और जिला स्तर पे क्या होगा, बोलो, DCRB, डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो SCRB DCRB के बीच में समन्वय रखना, अपना भी समन्वय रखना और इनका भी आपस में समन्वय रखना, ये भी काम NCRB का काम है। ठीक है, समझ आ गई बात कि नहीं आई, क्लियर है? चलिए आगे आ जाओ। अब NCRB के 4 प्रभाग हैं, मेन इसके 4 विभाग हैं, वो थोड़ा सा ध्यान रख लें, हमने वैसे पढ़ा हुआ है। देखो, पहला क्या है, CCTNS, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। इसको देश भर के पुलिस स्टेशन को डिजिटल रूप से जोड़ना। दूसरा इसका अपराध सांख्यिकी, इसमें क्राइम जितने भी हो रहे हैं उसके डाटा को इकट्ठा करना, उसको प्रोसेस करना, उसका रख रखाव करना। फिंगरप्रिंट, नफीस, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगर आइडेंटिफाई सिस्टम, नफीस की द्वारा, और प्रशिक्षण देना पुलिस को। ये 4 इसके विंग्स होते हैं। ठीक है, प्रभाग मान ले, NCRB के 4 प्रभाग होते हैं। समझ में आ गई बात? क्रिमिनल को ट्रैक करना, उसके फिंगरप्रिंट लेना, उसके बाद उसके क्राइम को जो भी है सारा का सारा डाटा कलेक्ट करना, और पुलिस को प्रशिक्षण देना उसके बारे में। याद हो गया? चलो आगे। अगला देखो, यह है कि NCRB जो रिपोर्ट प्रकाशित होती है, NCRB 4 प्रकार की रिपोर्ट प्रकाशित करती है। पहला है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, यानी इंडिया में कितना क्राइम हुआ है ये रिपोर्ट करना।
ठीक है, समझ में आ गई बात। दूसरा जो देखते हैं हम, आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या, यानी आकस्मिक रूप से कैजुअल डेथ और जो सुसाइड है उसके बारे में रिपोर्ट प्रकाशित करती है। जेल में क्या क्या स्थिति है, जेल में कितने कैदी हैं, क्या स्थिति है उनकी जेल सांख्यिकी, और भारत में गुमशुदा फीमेल्स और चाइल्ड के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित करना। तो 4 प्रकार की रिपोर्ट है। कोई दिक्कत है? ठीक है। भारत में अपराध, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट प्रकाशित होती है, हर साल होती है। ठीक है, हर वर्ष होती है, हर वर्ष होती है, हर वर्ष होती है। आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या भी होती है। इसी के साथ साथ जेल सांख्यिकी और भारत में गुमशुदा रिपोर्ट, ये ध्यान रख लेना। आगे चलो, अगला है, अब यहां पे हम बात कर रहे हैं आईपीसी की, इंडियन पिनल कोड, जो कि अब बीएनएस बन चुका है। हालांकि किताबों में तो आईपीसी ही अभी दिया हुआ है, बीएनएस का स्थान कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जो सरकार है वो अब बीएनएस पे काम कर रही है। ठीक है, तो आईपीसी की जो धारा है वो पूछ ले कब लागू हुआ, तो 1 जनवरी 1862 को, यानी अंग्रेजों के जमाने से आईपीसी की धाराएं चली आ रही हैं, जिसको हम बोलते हैं इंडियन पिनल कोड। और कुल धाराएं कितनी थी? 511, 511 थी। कोई दिक्कत है यहां तक? इसकी जगह पे अब नई दंड संहिता आ चुकी है और इसका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023, BNS, B फॉर भारत, N फॉर न्याय, S फॉर संहिता, भारत न्याय संहिता 2023। लागू कब हुई थी? 1 जुलाई 2024 को। याद करना बहुत आसान है, देखो सब जगह 1 जुलाई 2024 ही है। कुल धाराएं इसमें कम कर दी हैं, पहले 511 थी, अब है इसमें 358। तो बीएनएस में कुल कितनी धाराएं पूछ ले तो 358 है। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक। सीआरपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। कोड मतलब कोड होता है ना, जैसे कहते हैं कि कुछ नियम कानून होते हैं, उनका जो गुच्छा होता है, उनका जो समूह होता है, उसको हम कोड कहते हैं। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि व्यवहार का जो जैसे आप न्यायालय में जाएंगे तो न्यायालय में एक तरीका होता है, न्यायालय में जो जज के सामने जाने का, मोबाइल को स्विच ऑफ करना पड़ता है या मोबाइल को साइलेंट करना पड़ता है ना। आप ज़्यादा फंकी लुक में नहीं जा सकते, है ना, बहुत ही ऑफिशियल होना पड़ेगा। तो ये क्या है? आपका कोड ऑफ कंडक्ट है, आपको थोड़ा डिसेंट दिखना पड़ेगा, सभ्य दिखना पड़ेगा। तो हर जगह का क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट है। ठीक है, स्कूल्स में भी क्या होते हैं, कुछ नियम कायदे होते हैं जो बच्चे मानते हैं, रोज आना है, स्कूल ड्रेस पहन के आना है, टाइम से छुट्टी होगी, तो ये कोड ऑफ कंडक्ट है। तो हर चीज की क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट है। ऐसे ही जब कोई क्राइम करता है तो क्राइम, जिस किताब में क्राइम का जिक्र है वहां पे जो नियम है, उन नियमों का गुच्छा जो है आईपीसी कहलाता है और सीआरपीसी कहलाता है। अब आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर क्या है, पहले ये देख लेते हैं। जब कोई क्राइम करता है तो पुलिस आएगी, और पुलिस आएगी तो वो सबसे पहले उस केस की छानबीन करेगी, और छानबीन करके वो उस पे क्या लगाएगी? चार्ज लगाएगी, धाराएं लगाएगी। क्या लगाएगी? धाराएं। और वो धाराएं किसमें लगती हैं? आईपीसी की धाराएं लगती हैं कि फलाना आदमी जो है 370 आईपीसी की धारा, फलाना आदमी 365 आईपीसी की धारा में। अब वो संज्ञेय है या असंज्ञेय है, वो डिपेंड करता है। पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती, वो डिपेंड करता है कि अपराध कैसा है। कोई भारी भरकम अपराध है, हत्या है, बलात्कार है, चोरी है, तो इस प्रकार से हत्या का प्रयास है तो गिरफ्तार कर सकते हैं। छोटा मोटा अपराध है, चांटा मार दिया, इस प्रकार से तो नहीं होता है ऐसा। तो आईपीसी की धारा समझ में आ गई कब होती है, जिसकी जगह पे बीएनएस आ चुका है। सीआरपीसी क्या है? सीआरपीसी क्या होता है कि जैसे ही मामला कोर्ट में जाएगा, पुलिस सारी इन्वेस्टिगेशन करके सबसे पहले एफआईआर दर्ज करती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर दर्ज करने के जस्ट 2 या 3 महीने बाद, 3 महीने के अंदर अंदर पुलिस को क्या करना पड़ता है? अपनी फाइनल चार्जशीट प्रस्तुत करनी पड़ती है। शुरुआत में क्या होता है, जब कोई अपराध होता है तो व्यक्ति जो है बढ़ा चढ़ा के बोलता है कि ये, ताकि ये धारा भी लग जाए, सामने वाला फंस जाए ज्यादा अच्छा, तो धाराएं ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलता है। लेकिन पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस लास्ट में एक फाइनल चार्जशीट प्रस्तुत करती है, अंतिम जांच रिपोर्ट। तो हो सकता है कई बार कि एफआईआर में तो किसी व्यक्ति का नाम है, लेकिन अंतिम जांच में पुलिस ने उसका नाम निकाल दिया बाहर,
क्योंकि उसको जांच की और पाया कि ये आदमी तो वहां था ही नहीं, ये तो हॉस्पिटल में था, उस मारपीट में तो शामिल ही नहीं था। तो पहले एफआईआर होती है, फिर फाइनल चार्जशीट, उसके बाद ये चालान प्रस्तुत उसके बाद कोर्ट में जाता है मामला सारा। पुलिस जो है वो कोर्ट में प्रस्तुत कर देती है कि अब आप लोग दोनों लड़ो, अब हमारा काम खत्म हो गया। पुलिस का काम इतना ही होता है, एफआईआर दर्ज करना, जांच करना और उसको कोर्ट में प्रस्तुत कर देना। कोर्ट में जैसे ही प्रस्तुत करते हैं, यहां आईपीसी की धाराएं एक बार साइड हो जाती है, पुलिस आईपीसी की धाराओं पर काम करती है। अब यहां पे सीआरपीसी की धारा आ जाती है, सीआरपीसी की धारा आ जाती है। यहां पे कोर्ट में जिस प्रकार से केस चलता है, क्योंकि कोर्ट में 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल कोर्ट केस चलता है, तो किस नियम के तहत चलेगा उसको हम सीआरपीसी बोलते हैं। ठीक है, उस किस नियम, जैसे कि शुरुआत में क्या होगा, शुरुआत में बहस नहीं होगी, शुरुआत में बहस नहीं होती। शुरुआत में क्या होता है, आप किसी वकील को ले जाएंगे, वकालतनामा प्रस्तुत करेंगे कि मेरे तरफ से जो है ये फलाने वकील हैं जो लड़ेंगे हमारा केस। उसके बाद फिर आप अपना बयान देंगे, कोर्ट के सामने क्या देंगे, गवाही देंगे। ठीक है, फिर उसके जस्ट 2 महीने या 3 महीने बाद फिर सामने वाले पक्ष को बुलाया जाएगा, फिर उसकी गवाही ली जाएगी। उसके बाद फिर दोनों की बहस होगी, फिर साक्ष्यों को लिया जाएगा और लास्ट में डिसीजन होगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस का जिक्र कहां पे है, आईपीसी की धारा में नहीं है। कोर्ट किस प्रक्रिया का पालन करेगा, बिना पक्षपाती हुए हर व्यक्ति की और हर एक जो साक्ष्य है उस पर चर्चा करते हुए लास्ट डिसीजन पे पहुंचेगा, ये बात फॉलो करने के लिए सीआरपीसी बनाई गई है, ताकि कोर्ट जो है वो शॉर्टकट ना अपना सके। लास्ट में जब फैसला होगा, लास्ट में जब दंड दिया जाएगा उसको, कि फांसी दी जाए, कि उम्र कैद दी जाए, कि 2 साल की जेल, की 5 साल, तो तब ये फिर आईपीसी आ जाएगा कि आईपीसी की धारा ये लगी हुई है तो दंड इसको ये मिलेगा। लेकिन जिस प्रोसीजर के तहत न्यायालय में काम होता है वो सीआरपीसी है। क्लियर है। अब सीआरपीसी की जगह पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आ चुकी है। ये भी 1 जुलाई 2024 को लागू हुई थी। अच्छा, पहली वाली क्या थी, कब लागू हुई थी, 1 अप्रैल 1974 को, 1 साल बाद। ये है 1973 की, पर 1 साल बाद लागू हुई है। कुल धाराएं इसमें 484 हैं। अब इसमें धाराएं बढ़ा दी गई हैं, 531 कर दी गई हैं, 531। आईपीसी में तो कम की गई थी, 511 से आप 358 की गई थी, और यहां पे धाराओं को बढ़ाया गया है सीआरपीसी में, 484 से 531 कर दिया है। ठीक है, 511, 358, 484 और 531। क्लियर है। अब आ जाओ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यहां पे क्या होता है कि जब कोर्ट में जब बहस होती है दोनों पक्षों की, तो उसमें साक्ष्य पे बहुत गौर किया जाता है कि किसके पास क्या साक्ष्य है, किसके पास क्या प्रूफ है, तो वो किस नियम के तहत वो प्रूफ प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के कहीं भी चले गए और कहे कि सर जज साहब मेरे पास प्रूफ पड़ा हुआ है, तो जज साहब लेंगे नहीं प्रूफ तुरंत। जज साहब को प्रूफ देने का तरीका है, पहले आप बताएंगे कि मैं इस दिन प्रूफ प्रस्तुत करूंगा, फिर आप अपने वकील के थ्रू अपने प्रूफ को प्रेजेंट करेंगे कोर्ट में। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रूफ तुरंत आपने बता दिया। तो किस अधिनियम, किस प्रक्रिया के तहत आप उस अपने साक्ष्य को प्रस्तुत करेंगे, वो सारी की सारी बातें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 यानी 1872 में हुई थी, जो कि अब बदल चुकी है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1 जुलाई 2024 को, और कुल धाराएं 170 है। तो कुल धाराएं कितनी, 170। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि ये जो संविधान की धाराएं हैं और ये जो आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धाराएं हैं, ये बिल्कुल फर्क है दोनों में। संविधान की धाराएं और इन धाराओं में बिल्कुल फर्क है। संविधान की धाराओं से तो देश चलता है। संविधान की धाराओं में बताया हुआ है कि केंद्र की कितनी शक्ति है, राज्य की कितनी शक्ति है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, इनके बीच में क्या संबंध होगा, राज्यपाल का चुनाव कैसे होगा, चुनाव होगा कि नियुक्त होगा, राष्ट्रपति कैसे बने जाएंगे, राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र, ये सारा प्रोसीजर जो है वो संविधान में, कि देश कैसे चलेगा, अपराध कैसे चलेगा वो नहीं है, देश कैसे चलेगा। और उसमें अनुच्छेद होता है, उसमें धाराएं कह देते हैं, लेकिन वो उसका प्रॉपर नाम है अनुच्छेद। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 370, ये अनुच्छेद हैं। ये जो धाराएं हैं ये अपराध के लिए हैं,
आईपीसी की धाराएं, सीआरपीसी की धाराएं और साथ ही साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। सब में 2023 है। एक तो ये बहुत आसान चीज है। दूसरा आप देखें सबकी लागू की डेट 1 जुलाई 2024 है। तो बीएनएस आईपीसी में कितनी धाराएं हैं? 511। और बीएनएस में कितनी धाराएं हैं? 358। इसी के साथ साथ सीआरपीसी में, सीआरपीसी जो कि बन चुका है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसमें कितनी धाराएं हैं? तो 531 धाराएं हैं। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? 170। 2-3 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। 358 बीएनएस में, जबकि आईपीसी में 511 है। इसी के साथ साथ सीआरपीसी में कितनी है? 531, याद हो गया। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो कि लागू 1 जुलाई 2024 को हुआ था, इसमें क्या है? 170 धाराएं हैं। कई बार साक्ष्यों के प्रकार पूछ लेता है कि साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? जो प्रूफ होते हैं कोर्ट में दिए जाते हैं कि जज साहब मैं बेगुनाह था या जज साहब ये गुनाहगार था, ये साक्ष्य किस प्रकार से, कितने प्रकार के होते हैं? तो एक होता है मौखिक, कोई कोर्ट में आके उसने मौखिक रूप से बयान दिया, मौखिक साक्ष्य। दूसरा होता है दस्तावेजी, किसी ने गवाही दी, लिख के गवाही दे दी लिखित में, तो वो दस्तावेजी क्या हो गया? प्रूफ हो गया, साक्ष्य हो गया। प्रत्यक्ष का मतलब होता है बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, जज साहब मैंने इसको अपनी आंखों के सामने मारते हुए देखा था, इसको प्रत्यक्ष गवाही। और चौथा होता है परिस्थिति जन्य, यानी अपराध तो हुआ लेकिन वहां पे कोई ऐसा व्यक्ति था नहीं जो विटनेस था, जो देख सकता था। जैसे राजा रघुवंशी की केस की बात बताऊं तो ये लोग जहां पे उस राजा को मारा गया, उसको किसी ने नहीं देखा मारते हुए, लेकिन प्रूफ तो है। जैसे एक व्यक्ति कैमरा लेके नीचे उतर रहा था, तो उस कैमरा में उसने, वो ब्लॉग बना रहा था, तो उस कैमरा में जो राजा के हत्यारे थे वो ऊपर की तरफ जा रहे थे, और वो नीचे की तरफ उतर रहा था, तो उसने व्लॉग बनाते समय उनका भी चेहरा कवर कर लिया। तो ये जो प्रूफ है, मारते हुए तो नहीं दिखा, लेकिन परिस्थिति जन्य है कि ये लोग वहां थे। इसी के साथ साथ जो चैटिंग होती है, बार बार जो चैटिंग होती है, सोनम ने मान लीजिए ये जो राज और इसके साथियों को, राजा को मारने के लिए जो बार बार चैटिंग की कि मैं यहां हूं, अब मैं यहां जा रही हूं, अब मैं वहां जा रही हूं, तो ये सब क्या है? परिस्थिति जन्य है। कहीं लिखा नहीं है कि हम इसको मारेंगे, लेकिन परिस्थिति जन्य जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है कि परिस्थितियां चीख चीख के बोल रही हैं कि ये व्यक्ति गुनाहगार है, हालांकि कोई आई विटनेस नहीं है, लेकिन परिस्थिति जन्य। समझ में आ गया? प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक और द्वितीयक क्या होता है? साक्ष्य। जैसे कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो उसको हम प्राथमिक साक्ष्य बोलते हैं, और उसका जब फोटोकॉपी लगता है तो उसको हम द्वितीयक साक्ष्य बोलते हैं, द्वितीयक साक्ष्य। और ज्यादा वेटेज किसका है? प्राथमिक साक्ष्य का। कोर्ट जो है सबसे ज्यादा जो गौर करती है वो प्राथमिक साक्ष्य पे करती है, द्वितीयक पे कम करती है। जब प्राथमिक नहीं होता तब द्वितीयक प्रस्तुत किया जाता है। तो साक्ष्यों के प्रकार समझ में आ गया? बोलो, क्लियर है बात? है ना? बीएनएस कुल धाराएं कितनी है? 358। उसके बाद सीआरपीसी जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बन चुका है, इसमें कुल कितनी धाराएं हैं? 531। इसी के साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसमें कितनी धाराएं हैं? 170। और सबकी डेट जो है 1 जुलाई 2024 को है। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, आ जाओ। अब कुछ आईपीसी की धाराएं, प्रमुख आईपीसी की धाराएं। अभी साल भर पहले तक तो आईपीसी की धाराएं चल रही थी, ठीक है। अब धीरे धीरे आईपीसी की धाराओं को बीएनएस में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो आईपीसी की धाराओं का क्रम अलग है और बीएनएस की धाराओं का क्रम अलग है। और आपको पता होगा, आपको ये पता होगा यहां पे कि धाराएं कम हो गई हैं, आईपीसी से बीएनएस में धाराएं कम हो गई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ अपराधों को हटा दिया गया है। सारे अपराध वैसे के वैसे इसमें डाले हुए हैं। और खासतौर से जो डिजिटल रूप से फ्रॉडगिरी होती है उसको भी इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि समय की मांग है कि हमारे नियम कानून में बदलाव होना चाहिए। तो धाराओं की संख्या कम हो गई है, लेकिन सारी की सारी चीजें इसमें अवेलेबल है, बस क्रम संख्या बदल गई है, जो धाराओं की संख्या है वो बदल गई है। ठीक है, अभी इतना कुछ अवेलेबल है नहीं बीएनएस के बारे में, ना तो बुक्स में अवेलेबल है,
ठीक है, तो हम लोग आईपीसी से बीएनएस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। पहले आईपीसी की धाराएं देख लेते हैं। आईपीसी की धाराओं में जैसे ब्लैकमेल करना या अश्लील सामग्री, तो 292 और 292 ए पूछ सकता है कि जो 292 है वो किससे रिलेटेड है, तो ब्लैकमेल करने से रिलेटेड है। किसी की अश्लील सामग्री फोटोज खींच ली, अब उसको ब्लैकमेल कर रहा है, तो 292 और 292 ए। देखो बहुत, मैंने आपको बताया कि 511 धाराएं हैं आईपीसी में, लेकिन हमें सब याद करनी है नहीं, जो मेन मेन है वो याद कर लेते हैं। बाकी जिसको फंसाना होगा वो कुछ भी पूछ सकता है देखा जाए तो, और वो सबके लिए होगा, फिर सबको नहीं आएगा। लेकिन जो मेन मेन है वो 300 और 302 मर्डर के लिए, 304 मानव वध, मानव का वध कर देना, 304 बी दहेज की मृत्यु के लिए है। आईपीसी की धारा 354, 354 ए, 354 बी, 354 सी और डी, ये सारा का सारा आपकी महिला की लज्जा भंग के लिए है। महिला की लज्जा भंग करना। क्लियर है बात? 370, 72 और 73 मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए है। 376 में ए बी बी सी डी डी ए डी बी और ई, ये सारे के सारे आपके रेप से रिलेटेड हैं, यानी बलात्कार से रिलेटेड हैं। किसी में गैंग रेप है, किसी में कुछ है, तो ये सारी की सारी जो है वो रेप से रिलेटेड है, बलात्कार से रिलेटेड है। 494 जो है वो विवाह से रिलेटेड है, कि विवाह का मतलब कि एक व्यक्ति जो है वो 2 विवाह नहीं कर सकता, 2 विवाह करेगा तो क्या दंड मिलेगा, ये आईपीसी की धारा 494 में बताया गया है। ऐसे ही 498 ए, ये दहेज से रिलेटेड है, कि किसी भी विवाहिता की मौत 7 साल से पहले हो जाती है तो उसको ये माना जाएगा कि इस विवाहिता की मौत दहेज प्रताड़ना से हुई है, और मिनिमम 7 साल की सजा है। तो 498 ए जो है वो दहेज के लिए है। बात क्लियर हो गई कि नहीं हुई? तो अभी तो आईपीसी की धाराएं चल रही थी, धीरे धीरे बीएनएस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने आपको कोई काम अभी तक नहीं दिया, एक काम दूंगा मैं। यदि आपको ये धाराएं थोड़ी सी देखनी है तो इसको डीप कर लेना, इसको थोड़ा सा क्या कर लेना, इसको थोड़ा सा आप गहराई से पढ़ लेना कि इसमें क्या है, क्या फर्क है, मतलब ये किसके किसके बारे में है। मैंने ग्रुपिंग तो बना दी कि ये 376 से लेके और ये सारा का सारा आपका रेप यानी बलात्कार से रिलेटेड है, लेकिन इसमें किसी में तो परिभाषा दे रखी है, किसी में दे रखा है कि 21 साल से कम उम्र की लड़की है उसके साथ बलात्कार होगा तो क्या दंड मिलेगा, किसी में दे रखा है कि 18 साल से कम होगी तो क्या होगा, किसी में कह रहा है 16 साल से कम होगी तो क्या होगा, किसी में लिखा हुआ है कि फॉरेन कंट्री की कोई महिला है उसके साथ हो गया तो क्या होगा। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना, ये मैंने आपको पहला काम दिया है, देख लोगे, ठीक है। इसी के साथ साथ ये बीएनएस की जो प्रमुख धाराएं हैं, ये जो बीएनएस की, जो आईपीसी की जगह बीएनएस आ चुका है ना, तो बुक्स में है अभी, ठीक है। तो आप लोग यदि जो मैंने आपको बातें बताई है, मानव वध, दहेज, मृत्यु, आप लोग थोड़ा सा गूगल पे सर्च कर लेना कि इसकी जगह पे क्या आ गया है। कोशिश करूंगा कि मैं एक और वीडियो बना दूं इसके लिए, लेकिन तब तक जब तक बीएनएस की धाराएं अच्छे से हमारे सामने नहीं आती हैं, तो आप कोशिश करें कि अपनी तरफ से कोशिश करें गूगल पे कि ये जो धाराएं जो हमने बताई हुई हैं, ये धाराएं किस धाराओं में बदल चुकी हैं, इनका क्रमांक किन धाराओं में बदल चुका है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बलात्कार और दुष्कर्म अब 63 और 64 में आ चुका है। जो रेप आपका 376 में था वो अब किस में आ चुका है, वो आपका 63 और 64 में आ चुका है बीएनएस में। 63 में तो परिभाषा है और 64 में इसका क्या है, इसका सजा है। सामूहिक बलात्कार 70 में आ चुका है, सामूहिक बलात्कार 70 धारा, बीएनएस की धारा 70 में। हत्या जो है 101 में आ चुका है, जबकि हत्या पहले क्या था, 300 और 302 में था, तो ये फर्क है। हत्या का प्रयास 109 में आ चुका है। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको मैंने एक ही चीज बताई है कि एक बार आप लोग ये देख लेना कि जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं, हत्या है, ये इनका किन धाराओं में बदलाव हो गया है, इनका क्रम चेंज हो गया है, तो खुद एक बार चेक कर लेना, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं ही कर दूं, लेकिन जब तक मैं नहीं करता तब तक आपको ये करना है। कर लोगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ये पहला काम है जो मैंने आपको दिया है। और इसी के साथ साथ थोड़ा सा इसको भी देख लेना, क्योंकि अभी पता नहीं है कि आईपीसी की धाराएं पूछी जाएंगी कि बीएनएस की। तो अभी तो आईपीसी की धाराएं पूछी जा रही थी, तो आईपीसी की धारा भी थोड़ा देख के जाना है और बीएनएस की धारा भी हमें देख के जाना है, दोनों ही देख के जाने हैं, इस बात का ध्यान रखना। मेन बता दिया मैंने, 511 और 358 ये धाराएं याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी याद नहीं रख सकता, वकील को याद नहीं रहती, तो हमें तो दूर की बात है। तो हमें तो मेन इंपॉर्टेंट धाराएं याद रख के जानी है जो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा यदि बाहर जाता है तो फिर वो तो सबके लिए बाहर जाएगा। तो बीएनएस का एक बार चेक कर लेना, आईपीसी की धारा भी थोड़ा सा देख लेना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। यदि वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और इसकी जो पीडीएफ है आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।